नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। कल हमने जहां पर आपको छोड़ा था, जिस यात्रा पे आपको छोड़ा था, वह मैंने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत मैं आपसे बात कर चुका हूं। और आज जो हमारा नया विषय है वो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में शक्ति का सिद्धांत या युद्ध का सिद्धांत या बल का सिद्धांत, तीनों नाम आप जरूर याद रखिएगा। फोर्स थ्योरी को दो नाम जो और दिए जाते हैं, बल का सिद्धांत और युद्ध का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति क्या, इनमें क्या भूमिका है, और जो लोग राज्य की उत्पत्ति को बल या युद्ध या शक्ति का सिद्धांत मानते हैं, किन आधारों पे मानते हैं, किन तर्कों पे मानते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम प्रारंभ करते हैं तो ईश्वरीय जो संस्था है यह कहता है, देखिए पहली चीज़ तो वो जब भी हम शक्ति या फोर्स वाले जब बात करेंगे तो किसकी सबसे पहले विरोध करेंगे? दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की। क्यों? क्योंकि उनको अपनी नई थियरी देनी है। तो नई थियरी देने के पहले वाले का अगर विरोध करेंगे तभी तो कोई अब नई चीज़ दे पाएंगे। तो पहले वाले का विरोध करते कहते नहीं, ये जो राज्य है ये ईश्वरीय संस्था नहीं है, ये मानवीकृत संस्था है। क्यों? लोगों ने पूछा, भाई क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहता है कि अगर वह ईश्वरीकृत संस्था होती तो ईश्वर के आपस में लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं करते हैं। यह कार्य कौन करता है? यह कार्य मनुष्य करता है। और कब जब उसके अंदर स्वार्थ की भावना पनपती है, शासन की भावना पनपती है, तो वह इसी चीज को जस्टिफाई करता है। वो कहता नहीं, ये जो ईश्वरीय सत्ता नहीं है, ये जो मानवीय संस्थान मानवीय संस्थान ईश्वरीय संस्था नहीं है, ये संस्था क्या है? ये संस्था मानवीय संस्था है, मानवों के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है। वो कहता है कि अगर आप वास्तविक संदर्भ में अगर आप देख लीजिए, सपोज दैट आप आज के ही संदर्भ में देख लीजिए, राज्य की अगर परिभाषा को आप देखेंगे तो आज अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर राज्य के बारे में आप पढ़ रहे होंगे तो आप देखते हैं जो जितना शक्तिशाली उतना मजबूत राष्ट्र माना जाता है, राज्य माना जाता है। हम परमाणु बम, अणु बम, तमाम सारे मिसाइलों की हम चर्चा करते हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं भाई? क्यों? क्योंकि आप मजबूत राष्ट्र बनना चाह रहे हैं, मजबूत राज्य बनना चाह रहे हैं। इसकी वजह से क्या कहते हैं, आप अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहते हैं। तो शक्ति का विस्तार करने का मतलब क्या है? बल का विस्तार करने का मतलब क्या है? एक नए राज्य की उत्पत्ति। तो वह इसी बात को कहता है कि यह जो राज्य है ये ऐसे नहीं है, राज्य के बनने के पीछे कुछ कारण दिए गए हैं, उन कारणों की चर्चा करता है। वो कहता है कि जो राज्य है एकाएक नहीं आया है। राज्य आया कैसे? देखिए, पहले कबीलाई जीवन था, लोग भागदौड़ करके अपना जीवन यापन करते थे। हुआ क्या कि उसमें से जब उसको ये आया कि हमें किससे काम लेना चाहिए, उसने कुछ लोगों को इकट्ठा करके अपना काम कराया होगा। जब वो मजबूत रहा होगा, बलशाली रहा होगा, तो उसने क्या किया, दूसरे से कुछ काम लेना शुरू कर दिया। जब उसको लगा कि यार ये तो मेरी मदद कर रहे हैं, लोग मेरा हेल्पफुल, वो क्या ना, मेरा ज़्यादा मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, और लोगों को भी समूह में इकट्ठा किया। धीरे धीरे क्या हुआ, यह दास प्रथा का एक कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू हो गया। लेबर रखना शुरू कर दिया, मजदूर रखने शुरू कर दिए। तो जब ये रखना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका क्या हुआ, उसके जो क्षेत्र का था वो विस्तार होना शुरू हो गया। जो हम कबीलाई जीवन जीते थे, जो भाग भाग के एक जगह दूसरी जगह जाते थे, वो क्या हुआ, हम एक जगह रुक गए। हमें लगा कि हम सारी व्यवस्था कर सकते हैं, और एक निश्चित भूभाग को हमने क्या किया, कह दिया कि ये जो है ये क्या है, ये मेरा है। जो लोग शांति से मान गए उनके लिए बेहतर था, जो लोग नहीं माने वो बलपूर्वक उनसे मनवा लिया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हमारा कबीलाई था, कबीलाई जो समाज था हमारे पास, इस कबीलाई समाज में गांव का रूप ले लिया, गांव के रूप से जनपदों का रूप ले लिया, जनपदों के रूप से राज्य का रूप ले लिया, और राज्य के रूप से क्या है, साम्राज्य का रूप ले लिया। और यही जो साम्राज्य की जो स्थापना हो रही है, यही क्या है, यही बल, शक्ति और युद्ध का प्रतीक है। और यही से कहता है कि राज्य की उत्पत्ति हमारी होती है। देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि जब व्यक्ति शक्तिशाली होता था तो वह क्या करता था, लोगों को दबाता था, निर्बलों को दबाता था, और वह युद्ध करके उनको अपने अधीन कर लेता था। और फिर धीरे धीरे क्या होता, तो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए वह एक निश्चित भूभाग को स्थापित कर, जो कि राज्य का एक क्या है, हिस्सा है, राज्य का क्या है, एक तत्व है। और जैसे वह पैमाना बनाता है, यह एक राज्य की अपनी सीमा को बनाता है, वह क्या, उसका एक साम्राज्य हो जाता है, और वह अपने राज्य का निर्माण कर लेता है। लिकाक महोदय बहुत अच्छा कहते हैं। लिकाक महोदय कहते हैं, हमें राज्य का जो उद्गम है ना, वो मनुष्य द्वारा मनुष्य को बंदी बनाता है, दास बना के करते हैं। फिर निर्बलों को दास बनाता है, जनपदों को जीतता है, जय और पराजय की भावना लाता है, लोगों को पराधीनता के अंतर्गत लाता है, और उच्चतर के माध्यम से उच्चतर शक्ति क्या करता है, निम्नतर को दबाता है। इस तरह की जो बातें करता है, अपना जब स्वामित्व स्थापित कर लेता है, तब क्या है, तब वो अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, तो अपने राज्य की स्थापना करता है।
वो कहता कि राज्य जो उत्पन्न हुआ ऐसे नहीं उत्पन्न हुआ है। राज्य के उत्पन्न होने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो क्या है कि लोगों को अपने अधीन कर लेना, अपने आदेशों पे मनवाने के लिए विवश करना, उनको दासों के रूप में रखना। यह जो सिद्धांत था, यह क्या कहते हैं, एक अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वह ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं क्योंकि उससे कोई भाग भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप युद्ध के माध्यम से उनको अपने बंदी बना लिया है, तो जैसा वो आप कहेंगे वैसा वह व्यक्ति कार्य करेगा। तो यह जो राज्य आपका जो कॉन्सेप्ट आपका तैयार होगा, ये क्या है, यही आपका साम्राज्य और राज्य की उत्पत्ति का मेन कारण बताते हैं। इवन यहां तक कि ट्रू की एक किताब है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी ये कहता है कि जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों, जो उसके अनुयायी थे, जो उसके साथी लोग थे, उन पर क्या किया, अधिकार जमाया, और अधिकार जमा के शासन करना प्रारंभ कर दिया। और जिस दिन यह प्रक्रिया शुरू हुई उसी दिन क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति हो गई। अपनी किताब में बिल्कुल क्लियर कट लिख देता है। अगर आप इतिहास में भी जाएंगे, अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारतीय पक्ष में आप मगध की बात करते हैं, कौशल की बात करते हैं, अवंतिका की बात करते हैं, अवंत की बात करते हैं। यह जो साम्राज्य विस्तार था कैसे हो रहा था, यह साम्राज्य विस्तार आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के समय से चल रहा था। क्यों विश्व विजय की बात चल रही थी भाई? एक तो ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यूनान में अगर स्पार्टा और एथेंस की बात आप करेंगे, वहां पे जो साम्राज्य विस्तार की बात चल रही थी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा जिस पे हम बात करेंगे कि एक्चुअली शक्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें केवल 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जहां से ये पूछा जाता है, और आईएएस और पीसीएस में ये सवाल नहीं उठते हैं। इसलिए नहीं उठते हैं क्योंकि ये थियरी हमने बताया कि समाजशास्त्र का विषय हो जाता है, इसकी वजह से इस पर वो चर्चा नहीं करते हैं। तो इसमें हम देखिए पढ़ेंगे क्या क्या, हम इसमें पढ़ेंगे कि राज्य के जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत, इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम बात करेंगे इसके जो मेन फीचर्स हैं, मूल तत्व हैं, मेन एलिमेंट्स जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। हम इनकी आलोचना की चर्चा करेंगे और यह सिद्धांत हमें क्या महत्व देता है, सबसे महत्वपूर्ण होता देखिए, क्योंकि अगले सिद्धांत को पढ़ने के पहले इस सिद्धांत ने जो आपको महत्वपूर्ण स्थान दिया है उनको हम एनालाइज करेंगे। कभी कभी जब सवाल आता है कि राज्य के जो उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों ने हमारे समाज को क्रमशः क्या दिया है, यह जब कभी पूछा जाता है तो आप दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा करेंगे कि महत्व क्या है, शक्ति के सिद्धांत का महत्व क्या है, पैतृक का पारिवारिक के सिद्धांत का महत्व क्या है, फिर सामाजिक समझौते का, तब विकासवादी। तो विकासवादी जो आ रहा है वो क्या है, इन सभी का निचोड़ है। 1 2 3 4 का निचोड़ क्या है, 5। क्लियर है? तो आइए सीधे हम बोर्ड पे आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए। थैंक यू। आइए हम सभी लोगों को शुरू करते हैं। और जो हमारा सिद्धांत है, आज हम बात जिस पे कर रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति के सिद्धांत की डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। इसके विकास की बात हम करेंगे कि विकास किस प्रकार से हुआ। ऐसा तो है नहीं कोई सिद्धांत एकाएक आ जाता है, तो सिद्धांत के पीछे कुछ ना कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं कि सिद्धांत उनके आधार पर जन्म लेता है। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स की हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको लिखने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर आपको ये मदद करेगा, समझने में मदद करेगा। देखिए, हम इसको कई सारे पार्ट्स में लेके पढ़ेंगे। जैसे यूनानी विचारकों के अनुसार क्या होगा, हम इनकी चर्चा करेंगे। हम यूनानी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे, क्या नाम है, अराजकतावादी क्या बात कहते हैं, अराजकतावादी क्या बात कहते हैं। हम चर्चा करेंगे क्या नाम, व्यक्तिवादियों क्या विचारधारा है, व्यक्तिवादी क्या कहते हैं इसके संदर्भ में। फिर हम चर्चा करेंगे साम्यवादी क्या कहते हैं। फिर इसी में हम चर्चा करेंगे दार्शनिक आधार पे क्या कहेंगे आप इसको, दार्शनिक आधार पर भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि दार्शनिक आधार पे भी इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं और क्या क्या ये किस तरह इसका विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, यूनानी की अगर आप बात करते हैं, यूनानी जो परंपरा थी, यूनानी जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में अगर आप बात करेंगे तो एक नाम आपको सुनाई पड़ता है, कैलिक्लीज। जो कैलिक्लीज है, इसने क्या कहता है, विषम, इसने बताया कि जो राज्य है ना, राज्य क्या कहते हैं, विषम लोगों का समूह है। ये बताता है, कहता है कि विषमता क्या कहते हैं, विषमता जो होती है प्रकृति का क्या है, नियम है। एक बलवान होगा, एक कमजोर होगा। तो कहता है इसका जो स्टेटमेंट यहीं से बनेगा, वो कहेगा जो निर्बल है, निर्बल के ऊपर शक्तिशाली का
ही क्या कहते हैं, साम्राज्य ही क्या कहते हैं, उचित न्याय। वो कहता है कि यहाँ पे जो कैरिक्लीज कह रहा है कि जो निर्बल होगा उसकी अपेक्षा क्या होगा, शक्तिशाली बेहतर होगा, और शक्तिशाली जब बेहतर होगा जो साम्राज्य बनाएगा वही क्या होगा, उसका राज्य होगा। यह कैरिक्लीज महोदय कहना है। इसी में देखिए, अगर आप जब यूनान की बात करें तो आप प्लेटो को नहीं छोड़ सकते। प्लेटो देखिए क्या कह रहे हैं, प्लेटो की किताब का नाम है रिपब्लिक, और रिपब्लिक में एक पात्र उसका है थ्रेसीमेकस। देखिए प्लेटो क्या था, डायलॉग सिस्टम पे बात करते थे, संवाद सिस्टम पे बात करते थे, एक दूसरे से आपस में बैठ के बातचीत करते थे, उसके माध्यम से किसी भी चीज़ का वो निष्कर्ष निकालते थे। तो यहाँ पर क्या कि जब थ्रेसीमेकस बैठ के यहाँ पे बात कर रहे थे तो थ्रेसीमेकस से कहते हैं कि न्याय क्या है। तो थ्रेसीमेकस का स्टेटमेंट आता है कि न्याय शक्तिशाली के हित में किया गया कार्य है, या न्याय जो है शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात क्या, न्याय का मतलब है शक्तिशाली, जो शक्तिशाली है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावर में होगा उसी की क्या होगा, उसी का स्टेट होगा। शक्ति क्या कहते हैं, जिसके पास होगी, न्याय करने का भी अधिकार किसके पास होगा, उसी व्यक्ति के पास होगा। ऐसा प्लेटो ने अपने थ्रेसीमेकस के संवाद के समय कहा है, जो कि रिपब्लिक में कहा गया है। अगर आप इसी में मध्यकाल पे आ जाइए आप, कि मध्यकाल में क्या व्यवस्था चल रही थी। जब मध्यकाल में, आपको मैंने पहले बता रखा हूं कि मध्यकाल में दो तरह की कंडीशन बन गई थी। एक कंडीशन क्या थी, एक कंडीशन यहाँ पे थी धर्मसत्ता, और दूसरी सत्ता हमारे पास थी क्या, राजसत्ता थी, राजसत्ता। दोनों सत्ताओं में क्या हुआ, टकराहट शुरू हो गई। और जब टकराहट शुरू हुई तो धर्मसत्ता क्या थी, बोलने में बड़े मजबूत थे ये लोग, क्योंकि पहले से ही लोग छल छलावा इनके अंतर्गत था, घूम घूम के अपना प्रचार प्रसार करते थे। यहाँ देखिए धर्मसत्ता का मतलब कि राजा और पोप, या दोनों में क्या कहते हैं, टकराहट किससे शुरू हो रही, देखिए ध्यान से। अब तो क्या है, यहाँ पे जब टकराहट की जब शुरू होगी तो कहेगा, ये लोग क्या किए कि राजा का विरोध करना शुरू कर दिए। क्यों विरोध कर रहे हैं, कहना कि यह जो विरोध है क्या है, आताई है, इसने शक्ति के आधार पे क्या कहते हैं, अपनी बातों को मनवाने की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है ये नियम, यहाँ पे गलत कर रहे हैं। पोप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यह जो ईश्वर के द्वारा नहीं, इन्होंने क्या किया कि प्रजा को पीड़ित करके, प्रजा को दूषित करके, प्रजा को परेशान करके क्या किया है, इसका इन्होंने निर्माण किया है। ये इस तरह की बात कहने लगे। इसी में देखिए, अगर आप बात करेंगे, अराजकतावादी क्या कह रहे थे, अराजकतावादी क्या कहते हैं कि सीधा सीधा ये एक स्टेटमेंट देते थे, कहते हैं कि जो शक्ति है, शक्ति का मूल आधार जो है वो राज्य है। मैं आपको उदारवाद में पढ़ा चुका हूँ, उदारवादी मैंने चर्चा की थी। व्यक्तिवादी भी देखिए इसी तरह के कॉन्सेप्ट देते हैं। व्यक्तिवादी क्या कहते हैं, व्यक्तिवादी भी यही कह रहे हैं, राजनीति का जो आधार है वो क्या है, शक्ति है। वो शक्ति को ही सारे लोग आधार मान रहे हैं। राज्य को मतलब क्या है कि शक्ति प्रदान करने की बात ये भी कर रहे हैं, राज्य को शक्ति प्रदान करने की बात ये भी कर रहे हैं, इसीलिए राज्य को आवश्यक बुराई कह देते हैं। इसी पे आगे साम्यवादी भी जवाब पाएंगे। तो साम्यवादी क्या कहते हैं, साम्यवादी कहता है कि ये शक्ति की क्या है, शक्ति की मूल संस्था है, शक्ति की मूल संस्था है। क्यों, क्योंकि जब लेनिन आ जाता है तो लेनिन क्या है, लेनिन हुआ, हिटलर हुए, मुसोलिनी हुए, कहाँ है, ये सब यहीं से आ रहे हैं। और जब ये सब यहाँ से आएंगे, उनका सबसे मेन आधार क्या था, पावर। वो क्या था, लोगों के ऊपर युद्ध का आक्रमण करके, लोगों को अपने बस में करके क्या कर रहे थे, अपने हिसाब से काम चला रहे, अपने हिसाब से राज्य को चला रहे थे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, लेनिन महोदय भी कहते हैं कि शक्तिशालियों को जो पूंजीपति, लेनिन ने एक चीज़ सीधे सीधे कह दिया कि पूंजीपति और सर्वहारा शब्द का इस्तेमाल मार्क्स करता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूंजीवादी और निर्धन कह लीजिए। जो पूंजीपति जो वर्ग था, पूंजीपति वर्ग का केवल एकमात्र उद्देश्य था कमजोर वर्ग पर शासन करना, कमजोर वर्ग पे शासन करके अपनी सत्ता का निर्माण करना। किसके माध्यम से कर रहा, पावर के माध्यम से कर रहा। क्योंकि शक्ति अगर नहीं होगी तो क्या कार्य कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। किसी भी अगर कोई पूंजीपति वर्ग, शक्ति देखिए किसी प्रकार की हो सकती है, यह नहीं कि केवल युद्ध ही शक्ति है। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है युद्ध शक्ति और इन तरह की अगर बात आपकी आ रही, तो ये बात अभी गलत है। आप यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे पक्षों को लेकर चलिएगा। यहाँ पे देखिए धार्मिक पक्ष था, यहाँ पे आर्थिक पक्ष की बात कर रहा है, यहाँ पे राजनीतिक पक्ष की बात कर रहा है,
यहाँ पे राजनीतिक पक्ष की बात कर रही है, तो आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे पक्षों को लेके चलेंगे और उनके आधार पर जो शासन व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, वो शासन व्यवस्था क्या कहते हैं बता रहा है कि वो जो है वो जो स्थापित की गई वो किससे, वो शक्ति के माध्यम से स्थापित की गई। इसी पर देखिए क्या कहते हैं, अगर दार्शनिक आधार की आप बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र वाले क्या कहते हैं, दार्शनिक आधार पर जैसे आप बात करते हैं, ये कहता है कि उग्र राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद, सैन्य राष्ट्रवाद, ये सभी क्या है, ये शक्ति पर तो निर्भर है। अगर आप उग्र राष्ट्रवाद की बात करें, किस आधार पे कर रहे हैं, आपके पास पावर इसलिए कर रहे हैं, सैन्य आपके पास शक्तियां बहुत ज़्यादा, आपके पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम है, तो आपके पास क्या है, शक्ति, आपके पास पावर है, तो आप स्टेट बने हुए हैं, आप पावरफुल स्टेट माने जाते हैं। आप इसी पे बात करते हैं, टी टस्के एक महोदय आते हैं, टी टस्के आते हैं, बर्नहार्ट आते हैं। टी टस्के और बर्नहार्ट देखिए क्या कहते हैं, टी टस्के और बर्नहार्ट इसका खूब समर्थन करते हैं, और बर्नहार्ट तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो शक्ति है वही सर्वोच्चता है, शक्ति ही सर्वोच्च है, शक्ति ही सर्वोत्तम है। इस तरह के विषयों की बात कौन कर रहा है, टी टस्के कर रहा है और यहाँ पे बर्नहार्ट कर रहा है। तो ये हमारा एक डेवलपमेंट था कि एकाएक कोई व्यवस्था नहीं आई है। राज्य की जो शक्ति का जो सिद्धांत पढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति में, उसमें हम यूनानियों के माध्यम से हम देखते हैं कि कैरेक्लीस क्या कह रहा है, प्लेटो की रिपब्लिक में थ्रेसिमेकस क्या कह रहे हैं, हम बात करते हैं। उसके बाद मध्यकाल की बात करते हैं, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के मध्य किस तरह का विवाद चल रहा था, हम बात करते हैं राजत्ववादी क्या कह रहे थे, हम उसी में बात करते हैं व्यक्तिवादियों का क्या विचार था, फिर हम साम्यवादी क्या कह रहे थे, और साम्यवादी में भी हम कहते हैं कि लेनिन की क्या बातें हो रही थी, लेनिन किन शब्दों को कह रहा था। दार्शनिक आधार पर अगर आप करेंगे तो उग्र राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, इस तरह की जो विचारधाराएं आ रही थी वो किन के माध्यम से आ रही थी, तो वहाँ पर टेटास्की और बर्नहार्ट इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, और वो ये दर्शा देता है कि राज्य वाकई में क्या कहते हैं, राज्य की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कैसे है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत का जो मूल कारण है वह क्या कहते हैं, शक्ति है। शक्ति के आधार पर ही क्या कहते हैं राज्य हमारा उत्पन्न हुआ। देखिए ये तो देखिए हमने विकास पढ़ा, अगर हमें अब पढ़ना है किसके मेन तत्व क्या, मूल तत्व क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है उसके, शक्ति के सिद्धांत को समझना हो, पहचाना हो, तो कैसे समझेंगे, पहचानेंगे, इसके मूल तत्व कौन कौन से होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। बेसिक जो आपकी थियरी है इसी पे बेस्ड है। ये तो मैंने डेवलपमेंट आपको बता दिया था किस तरह का विकास हुआ, लेकिन सिद्धांत तत्वों की बात करेंगे, आलोचनाओं की बात करेंगे, महत्व की बात करेंगे। जो सबसे आखिरी होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को आप। देखिए राज्य की उत्पत्ति के हम तत्वों की बात अगर करेंगे तो हम यहाँ पे 4 एलिमेंट्स, हम 4 तत्वों की बात करते हैं कि कौन कौन से वो तत्व हैं जिनके आधार पे हम कहते हैं कि शक्ति का सिद्धांत इसलिए है, मजबूत है। पहले देखिए, पहला जो सिद्धांत, पहला जो तत्व लोग बताते हैं, कहते हैं कि जो एकमात्र कारण क्या है, एकमात्र कारण शांति का जो है वो क्या है, वो शक्ति है। वो कहता है शक्ति क्या है, शक्ति बलवानों के द्वारा अर्जित की गई वो शक्ति है जो क्या कहते हैं निर्बलों को अपने बस में रखता है, उनके आधिपत्य में उनको रखता है। तो क्या है यहाँ पे क्या कहते हैं, शक्ति को इन्होंने क्या माना है, एकमात्र रीजन माना है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में। कहता है कि तो जो सत्ता जो हमें प्राप्त हो रही, किसके माध्यम से प्राप्त हो रही, पावर की वजह से प्राप्त हो रही है। दूसरा देखिए इसी में क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं कि जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, प्रकृति का शाश्वत नियम है शांति व्यवस्था के लिए शक्ति। देखिए प्रकृति का जो शाश्वत नियम है, कहता है कि न्याय कौन दिलाएगा आपको, न्याय आपको वही दिलाएगा जिसके पास पावर होगा, जिसके पास शक्ति होगी। आप याद करिए प्लेटो की रिपब्लिक का थ्रेसिमेकस जो पार्ट है, जो उसका जो पात्र है, वो पात्र क्या कहता है, वो कहता है कि प्रकृति का शाश्वत नियम है। न्याय कैसे मिलेगा आपको, न्याय मिलेगा शक्ति के माध्यम से। अगर आपके पास पावर है तो न्याय आप ले सकते हैं, और पावर अगर आपके पास नहीं है तो न्याय आपको नहीं मिल सकता है। ये बात कौन कह रहा, उस समय की बात को उठा के ये दूसरे पॉइंट्स में हम तत्व के महत्व में पढ़ रहे हैं। तीसरा देखिए आप, कहता है कि आज के अगर संदर्भ में देखा जाए, आज के संदर्भ में आप देखते हैं कि राज्य जो होता है, राज्यों में जो विस्तार होता है, या हम अपनी पावर को बढ़ाते हैं कैसे, एक आपका आंतरिक शिक्षा होती है, एक आपकी वाह्य इच्छा होती है, और वाह्य सुरक्षा होती है, आंतरिक सुरक्षा होती है। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, अपने डेवलपमेंट को आप मजबूत करते हैं, आप बताते हैं कि हमारा राष्ट्र कितना शक्तिशाली है। यही 2 पैरामीटर्स आपके पास है, यही 2 पैरामीटर्स आपको बताते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कैसी है, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैसी है।
ये दोनों सिक्योरिटी अगर आपकी बेहतर है तो आप क्या है, शासन व्यवस्था आपकी बेहतर है, आप दूसरे राज्य पे अटैक करते हैं, दूसरे देश पे अटैक करते हैं, उस राज्य की सीमा को भी अपने में आप क्या करते हैं, मिला लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। ये क्या मानवों के ऊपर भी लागू होता है? देखिए, मानव अगर ह्यूमन की आप बात करेंगे तो ह्यूमन के साथ क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर भी दो इच्छाएं हैं, एक आंतरिक इच्छा है और एक बाह्य इच्छा है। आंतरिक इच्छा क्या है? आंतरिक इच्छा ये कि हमको शासक बनना है, आंतरिक इच्छा ये कि हमें पास होना है। लेकिन वाह्य क्या है? अगर आपके पास आंखें आपकी सही है, आपका दिमाग सही है, आपका पैर सही है, टाइम से खाना मिल रहा है, आपको पढ़ने की समुचित व्यवस्था मिल रही है, तो क्या है, आपका बाह्य पावर, आपका क्या है, बाहर की जो शक्ति आपकी क्या है, वो अगर मजबूत है तो आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति मिलकर क्या है, आपको सफलता अर्जित कराती है। यहाँ पे भी सेम वही चल रहा। यहाँ पे कहता कि यहाँ की जो कॉन्सेप्ट था, जो आंतरिक शक्ति अगर आपके पास थी कि हमें फला व्यक्ति पे शासन करना है, बाह्य शक्ति के रूप में अगर आपके पास लाठी है, तो वो लाठी इसीलिए कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब है कि अगर आपके पास लाठी है तो वह शक्ति का प्रतीक है, और वो लाठी जिसके पास जाएगी, भैंस पे नियंत्रण कौन करेगा? वही कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। जिसके हाथ में लाठी होगी वही उस पर नियंत्रण कर पाएगा। ये एक इसका आधार था जिसके माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। और आप अगर एक चीज़ और देखेंगे, प्रकृति का जो शाश्वत नियम होता है, यहाँ पे मत्स्य न्याय भी चलता है। प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो बड़ा है वो छोटे को परेशान करेगा ही करेगा, बड़ा है वो छोटे पे शासन करेगा ही करेगा, जो पूंजीपति है वो निर्धर पे शासन करेगा ही करेगा, जो बुद्धिमान है वो क्या कहते हैं, मंद बुद्धि पे शासन करेगा ही करेगा, जो बड़ी गाड़ी वाला है वो छोटे गाड़ी वालों को कुछ नहीं समझता। वही तो सिद्धांत चला रहा ना। यही सिद्धांत क्या कहते हैं, यही जो हमारे राज्य के क्या है, ये इसका क्या है, एक तत्व है। एक और देखिए, इसमें एक एलिमेंट और छूट रहा है। चौथे में अगर आप बात करेंगे, जो शांति को प्राप्त करने के लिए शांति संभव है किससे? युद्ध से। क्या सही लग रहा है सर? खराब लग रहा होगा, सुनने में ही खराब लग रहा है कि शांति कैसे युद्ध से संभव है। युद्ध से इसलिए संभव है, जब कभी आप अपने घर पे बहुत शैतानी करते थे तो युद्ध के रूप में आपकी माताजी जब आपको मारती थी, उसके बाद शांति आपने महसूस की है। वही शांति की बात कर रहा है। वो कह रहा कि उस राज्य में अगर शांति व्यवस्था लानी है, जब युद्ध के माध्यम से हम जीत लेंगे, एक भय होगा, एक डर होगा, उस डर और भय के नाते क्या होगा, हमारे यहाँ राज्य में शांति व्यवस्था बनाई रहेगी, और राज्य की उत्पत्ति, राज्य का विकास कहाँ से होगा? इसी शांति को बनाए रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने, सुरक्षा को व्यवस्था बनाए रखना, न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। न्याय, सुरक्षा और शांति व्यवस्था कौन देगा? जो शक्तिशाली होगा। और जब शक्तिशाली अगर व्यवस्था बनाएगा तो कैसा होगा? शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? बढ़ जाती है। अब हम इस पे बात करेंगे, आलोचनाओं पे। आई देखिए, हम आलोचना की बात कर रहे थे कि आलोचना इसकी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि आलोचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और शक्ति का सिद्धांत है तो आलोचना इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में क्या होते हैं, यहाँ से इसकी आलोचना से कुछ पॉइंट्स उठा लिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है, क्या ये शक्ति का सिद्धांत कितना इस पर समर्थन कर रहा है राज्य की उत्पत्ति में। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझिए। देखिए, आलोचना की बात करेंगे हम। आलोचना देखिए, यहाँ पर 3 तरह के राइटर्स हैं जिन्होंने आलोचना की हुई है। 3 तरह के राइटर्स की हम बात करेंगे। एक तो गिलक्राइस्ट महोदय कर देते हैं, नाम याद रखिएगा, गिलक्राइस्ट। दूसरा सीले महोदय करते हैं, तीसरे कांट महोदय करते हैं। 3 ये लोग करते हैं। आप यहाँ पे बोधा को भी जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे क्या नाम है, बोधा के साथ साथ ग्रीन को भी आप ले आएंगे, अगर आप चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। बेसिकली 3 लोग की हम बात करेंगे। देखिए, गिलक्राइस्ट महोदय क्या कह रहे हैं। गिलक्राइस्ट महोदय कहते हैं समाज के विकास के लिए शक्ति का जो तत्व है क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल एकमात्र तत्व है। ये केवल एकमात्र तत्व है, इसका दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये क्या है, ये क्या कहते हैं, गलत है। और ये शक्ति के सिद्धांत की सबसे बड़ी भूल थी। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने केवल और केवल एकमात्र राज्य की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत में केवल पावर को मान्यता दी और किसी को नहीं दी। जो पावर, जो शक्ति के तत्व को जो महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उसके अलावा और भी तत्व हो सकते थे, लेकिन उन तत्वों को उन्होंने नकारा है, जो कि क्या कहते हैं, ये गलत है।
सीले महोदय देखिए, सीले महोदय भी कहते हैं कि केवल शक्ति नहीं है, केवल शक्ति के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ है, इसके और भी चरण हैं, और भी फेजेस हैं, उनके माध्यम से क्या कहते हैं, हमने ये राज्य की उत्पत्ति हुई है। सीले महोदय भी इसका विरोध कर देते हैं। कांट कहते हैं चोर और लुटेरों की, अगर चोर हैं और लुटेरे हैं, उनसे क्या आपकी शक्ति न्याय दिला पाएगी? क्या उनको न्याय कहेंगे? क्या उनसे न्याय की अपेक्षा रखते हैं आप चोर और लुटेरों की? क्योंकि उनके पास भी तो पावर है। तो इसके माध्यम से 3 लोगों ने इसका विरोध करने का एक आलोचना इसको की है कि ये जो सिद्धांत है ये बेहतर नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट के बेस में जब आप पढ़ रहे होंगे, ये तो 3 राइटर्स की आप चर्चा कर लेंगे, लेकिन अगर राइटर्स की चर्चा आप नहीं कर रहे हैं तो उन आधारों पे अगर आप देखेंगे तो क्या क्या देखिए इसमें बात करेंगे। शक्ति शब्द अपने आप में अपर्याप्त है। कैसे? देखिए, अगर आप शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति को लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, अलग अलग तरीके के माध्यम है कि यहाँ पे अगर हक्सले महोदय हैं, हक्सले महोदय डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मार्शल भी डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे गांधी जी डिफाइन करते हैं। ये कहता है कि हक्सले महोदय कहते हैं कि जो क्या कहते हैं शक्ति होती है परिस्थितियों को बदल देती है, उसे कहते हैं क्या? पावर। यहाँ पे मार्शल महोदय कहते हैं कि परिस्थितियों का लाभ उठा पाना क्या है? पावर। शब्द वही है, थोड़ा सा मीनिंग बदला, उन्होंने केवल अर्थ का इधर कर दिया, उसको इस पार कर दिया, पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। वो कह रहा परिस्थितियों का लाभ उठा पाना क्या है? शक्ति है। गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी शक्ति के बारे में कहते हैं कि गांधी जी से कहते हैं शक्ति क्या है? शक्ति नैतिक है। शक्ति क्या है? आध्यात्मिक है। अब मुझे आप बताएं कौन सी शक्ति इसमें सही है? कौन सी शक्ति की आप बात कर रहे हैं? आप भारत में रहे तो आपको ये शक्ति अच्छी लग रही होगी, आप अमेरिका में रह रहे होंगे, आप इंग्लैंड में रह रहे होंगे तो आपको ये शक्ति हक्सले की अच्छी लग रही होगी, आपको मार्शल की शक्ति जब मार्शल की जगह के रहने वाले अच्छी लग रही होगी। तो एग्जैक्टली हमारे यहाँ शक्ति क्या है? ये एक भ्रामकपूर्ण है। दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं करना, आपको केवल इसी थ्योरी समझना है। क्या प्रजातंत्र की इसमें बोलबाला होगा? क्या प्रजातंत्र आप प्राप्त कर पाएंगे? तो यह जो सिद्धांत क्या है, ये प्रजातंत्र का क्या होगा? विरोधी हो जाएगा। क्यों? जब आप राज्य में आपने कह दिया पूंजीपति जो है वह इसके ऊपर शासन व्यवस्था करेगा, उसके ऊपर राज्य करेगा, निर्बलों के ऊपर शासन करेगा, और जब निर्बलों के ऊपर शासन करा तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था ये हो सकती है? एक राजा क्या, जब राज्य जो बनाया जा रहा है, क्या लोकतंत्र का समर्थन करेगा? डेमोक्रेटिक होगा ये? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के इसमें हित की बात नहीं की जा रही है, अधिकतम व्यक्तियों के भी हित की बात नहीं हो रही है। इसमें केवल एक व्यक्ति जो शासन करने लायक होगा, जो योग्य व्यक्ति, वियोग्य व्यक्ति भी नहीं कह रहा, जिसके पास पावर होगा। पावर किसी योग्यता में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। एक पक्ष हो सकता है योग्यता का, लेकिन पूरी हम योग्यता इससे परिभाषित कर दें, ये गलत है। एक पक्ष में योग्य हो सकता है कि हाँ ठीक है, उसके पास पावर है, योग्य है। मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किससे वो पावरफुल है भाई? 2 तरह की शक्तियों की मैंने बात की थी, एक आंतरिक शक्ति, एक बाह्य शक्ति। दोनों शक्तियों का अगर मिलन होगा तब आप क्या होगा? तब आप बेहतर बात आप कर पा रहे होंगे, बेहतर चीजें आप कर पाए होंगे। देखिए तीसरा सीन देखिए, तीसरा कहता है कि ये जो आधार है यह केवल युद्ध ही नहीं है, युद्ध के माध्यम से ही नहीं है, इसमें आपसी सामंजस्य भी है, आपसी सहयोग भी है, उसके माध्यम से भी क्या कहते हैं ये व्यवस्था हमारी क्या है? मजबूत हो रही है। इसमें कहता है कि ये हक्सले महोदय कह देते हैं। देखिए हक्सले क्या कह रहे हैं? हक्सले कह रहे हैं कि ये सहयोग की व्यवस्था है, सहयोग का परिणाम है। राज्य की जो उत्पत्ति हुई सहयोग के माध्यम से हुई है। बोधा कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं कि ये सहयोग का परिणाम नहीं, अगर ये राज्य की उत्पत्ति अगर शक्ति है तो क्या लुटेरे और चोर और बदमाश जो लोग हैं, क्या इनकी बातों को सही मान लिया जाए? क्या इनकी सत्ता व्यवस्था को हम उचित मान लें? ग्रीन महोदय देखिए क्या कहते हैं, ग्रीन महोदय कहते हैं कि आप मुझे बताइए जो राज्य की जो उत्पत्ति का जो परिणाम है वो क्या है? इच्छा है आपकी, आप इस इच्छा को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से आप इन बातों को क्या कर रहे हैं? कह पा रहे हैं। अगला देखिए इसमें क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का हनन भी हो रहा है, आपकी स्वतंत्रता उसमें बाधित हो रही है। यह जो राज्य की उत्पत्ति है, सहयोग के सिद्धांत पे हम काम नहीं कर रहे हैं। जब सहयोग के सिद्धांत पे काम नहीं कर रहे हैं तो क्या आपकी जो इच्छाएं थी, क्या जो आपकी स्वतंत्रताएं थी, क्या वो स्वतंत्रताएं बाधित नहीं होंगी? एग्जैक्टली बाधित होंगी, और आप उस तरीके में, उस स्वरूप में आप काम नहीं कर पा रहे। तो क्या इन अन्य आलोचनाओं के माध्यम से क्या राज्य को हम खारिज कर दें? हम कहते हैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत बिल्कुल बेकार था ये, क्या ये संभव है? क्या ये कहना उचित है कि नहीं, जो ठीक है राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसमें इतनी सारी बुराइयां हैं, इसने इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? नकार दिया जाए।
सिद्धांत को नकारा गया, लेकिन क्या है, कोई भी सिद्धांत जब होता है और जब वो वापस जाता है तो कुछ ना कुछ आपको क्या होता है, दे के जाता है। आपने देखा हो ना, घर में जब विदाई होती है, अब कितने बदमाश हो, कितने हो, कुछ भी उससे मतलब नहीं है। जब कोई आता है, जब जाने लगता है तो आपको कुछ ना कुछ पैसा दे के जाता है। तो वही सिद्धांत यहाँ पे, व्यक्ति कितना भी किसी भी तरीके का हो, तो सिद्धांत किसी भी तरीके का हो, लेकिन जब वो जाएगा तो क्या होगा, कोई ना कोई आपको एक योगदान उसका जरूर छोड़ के जाएगा, जो हमारे आगे के सिद्धांतों के लिए क्या होगा, एक पहलू बन के आएगा। हम लोग आलोचना की बात कर रहे थे, आलोचना की बात हमने पूरी कर ली थी। हम इस समय महत्व की बात करेंगे कि महत्व क्या है। देखिए, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो शक्ति उसके एक तत्व के रूप में तो है ही है। तत्व के रूप के साथ साथ अगर आप देखेंगे, किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, पावर होता है। और आज के संदर्भ में भी यही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ेंगे तो आप पावर की बात कर रहे होंगे। आपके यहाँ मार्गेंथाउ आएगा तो पावर की बात करेगा। तो शक्ति को आप नकार नहीं सकते हैं। शक्ति वर्तमान समय में भी, जो समय राज्य की उत्पत्ति का जो साधन माना गया था, कि राज्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत माना गया था कि शक्ति के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हुई है, तो आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं जो शक्ति है, शक्ति के माध्यम से क्या है, शक्ति के माध्यम से हम अपने क्षेत्र का विकास क्षेत्र का क्या है, विस्तार कर सकते हैं। हम क्या है, उसका एक मात्र क्या है आपके पास, रीजन क्या है, वह केवल इसके माध्यम से ही आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, और हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो सामाजिक समझौते के सिद्धांत पे आपसे हम चर्चा करेंगे। और तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और किसी को भी अगर कोई समस्या आती है तो मेरा email ID centraluniversityau@gmail.com और मेरा फ़ोन नंबर 96222324, आप इस पर आप बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी विषय पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए तो आप वहाँ से मुझसे आप अपने प्रॉब्लम्स की सैल्यूशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपके लिए उपस्थित होऊंगा, और मेरा अगला वीडियो जो होगा वो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। बहुत अच्छा, और क्योंकि IAS और PCS और यहाँ तक कि परास्नातक स्नातक के विद्यार्थियों के लिए मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और TGT PGT में यहाँ से सवालों की झड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हॉब्स लॉ रूसो को पढ़ रहे होते हैं, और इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगले चैनल के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे।